हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्पोकन इंग्लिश हब। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नागरिकता को यानी सिटीजनशिप को। और ये भाग 2 में है और इसका आर्टिकल 5 से 11 तक है, तो इसको हम देखने वाले हैं। तो हम इसको देखते हैं नागरिकता को। और ये एक कार्ड है जो OCI कार्ड है, जो भारतीय मूल के विदेशी लोग हैं उनको दी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नोट्स पे और वहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे है नागरिकता के बारे में भाग 2 यानी कि पार्ट 2, आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। देखिए, नागरिकता के बारे में सबसे पहले किसी व्यक्ति ने बात किया था तो उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु जो थे ग्रीक के एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने कई सारे विषयों की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले नागरिकता के बारे में बात किया था और इसकी परिभाषा दी थी। और इन्होंने बताया था कि नागरिकता क्यों जरूरी है। और एक ग्रीक देश के थे, एक यूरोपियन कंट्री है। और सबसे पहले ओलंपिक खेल भी यहीं पे हुआ था, एथेंस में, आधुनिक में भी और प्राचीन में भी। और हमारे देश की जो नागरिकता है वो इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे देश की नागरिकता। और हमने जो नागरिकता लिया है ना अपने देश में, वो ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि यहाँ पे भी नागरिकता कैसी है, इकहरी है। ठीक है, अगर आप देखें तो यूएसए की नागरिकता क्या है, दोहरी है। यूएसए में 50 राज्य हैं और यहाँ पे नागरिकता कैसी है, दोहरी है। एक तो स्टेट की नागरिकता होती है, दूसरा कैसे होती है, उस देश की होती है। अगर हम स्विट्जरलैंड में चले जाएं तो स्विट्जरलैंड में जो नागरिकता है ना वो तिहरी नागरिकता है। एक तो कंट्री लेवल पे है, दूसरा स्टेट लेवल पे है, तीसरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो यहाँ पर नागरिकता कैसी है, तिहरी है। ठीक है, ट्रिपल सिटीजनशिप है। तो हमारे यहाँ एक ही है। अगर मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति गुजरात का रहने वाला, दूसरा महाराष्ट्र का रहने वाला है, तीसरा यहाँ पे कर्नाटका का रहने वाला है, तीसरा केरला का रहने वाला है, या कोई यूपी का, बिहार का रहने वाला है, तो यहाँ पे कोई ये नहीं, कोई दिल्ली का है तो कोई ये तो नहीं बोल सकता ना यहाँ पे कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ, यहाँ का नागरिक हूँ। नहीं, आप निवासी हो सकते हैं उस जगह के, आप उस जगह के निवासी तो हैं, लेकिन नागरिकता आपकी एक ही जगह की है, वो है भारत की। आपकी पहचान सिर्फ इंडियन के रूप में है। तो ये हमने किया था और आज भी यही है। तो हमारे यहाँ जो नागरिकता है ये एक डिपार्टमेंट देखता है गवर्नमेंट का, वो है होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय, ये देखता है। और इसका आर्टिकल हमने देखा 5 से 11 है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो देखिए, आर्टिकल 5 में, अनुच्छेद 5 में बोला गया है कि भारत में नागरिकता जो दी जाएगी वो किस बेस पे दी जाएगी, इसका बेसिक बताया गया है। अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर आपके जन्म के समय आपके माता पिता भारत में रहते हों, ठीक है, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो मतलब, या फिर संविधान लागू होने से पहले वो भारत में आप रहते हो, या फिर आपके माता पिता भारत में आ गए हों, तो इस तरह से आपको दी जाएगी। ये बात इसमें बताई गई थी। ये आर्टिकल 5 में था। आर्टिकल 6 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आया, लेकिन कब आया है, 19 जुलाई 1948 के बाद। उसके पहले आ गया तो खैर यहाँ पर तो रहेगा ही, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आया है तो उसको एक परमिट भरना पड़ेगा, फिर 6 माह भारत में बिताना पड़ेगा, फिर उसको नागरिकता दे दी जाती थी। तो ये वहाँ पे प्रोसेस जनरली बनाया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद आर्टिकल 7 क्या कहता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान में उसको अच्छा नहीं लगा, फिर से वो वापस इंडिया आ गया, तो इस सिनारियो में क्या होगा कि इंडिया टू पाकिस्तान एंड अगेन पाकिस्तान टू इंडिया। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता था, जैसे ऐसा कोई काम कौन किया है कि 1 मार्च 1947 से पहले कोई भारत में रहता था, अब फिर ऐसा जाके उसने किया था, तो उसके लिए क्या था कि रजिस्ट्रेशन करो, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 6 माह भारत में बिताओ, फिर आपको नागरिकता दे दी जाती थी। तो इस तरह से भी काफ़ी लोगों ने किया था और इससे भी किया गया था। हालांकि ये दोनों जो है ना आर्टिकल्स, इन सारे आर्टिकल्स को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही ख़त्म कर दिया गया था। मतलब इनका कोई मतलब नहीं रह गया है। कौन से आर्टिकल का, 6 का, 7 का, ठीक है, इन सब का, इन दोनों का नहीं रह गया है। ये तब के लिए ही इसको लागू किया गया था। अगला है अनुच्छेद 8। ये तो फोटो साफ नहीं आया, बट मैं सही से इसको प्रोनाउंस करता हूँ, इसे ध्यान से सुनना आप। आर्टिकल 8 कहता है कि भारत के बाहर में भी अगर कोई व्यक्ति रह रहा है ना, तो वो भी भारत का ही नागरिक माना जाएगा यदि उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता भारतीय हैं तो। चाहे उसका जन्म हुआ हो बाहर जाके, लेकिन उसके पेरेंट्स अगर इंडियन है तो उसको इंडियन माना जाएगा। तो ये बताई गई थी आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 में बताया गया था कि अगर आपने विदेश की नागरिकता ली, बाहर की नागरिकता ली, तो भारत की नागरिकता आपकी ख़त्म कर दी जाएगी। ये बताया गया था आर्टिकल 9 में। अगला है आर्टिकल 10।
आर्टिकल 10 में बताया गया था या फिर बताया गया है इसमें कि नागरिकता आपका बना रहेगा, आपकी नागरिकता आपसे कोई नहीं छीन सकता, कभी भी आपकी नागरिकता आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जब तक आप अन्यथा काम न करें, अगर आप अन्यथा काम करेंगे मतलब कोई भी काम आप ऐसा करेंगे जो देश के खिलाफ है, आतंकवादी बन गए, पागल हो गए, आपने उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर, लूटना ऐसे करना, तो उस सिचुएशन में आपकी नागरिकता छीन ली जाती है। ठीक है, आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है, वरना आपकी नागरिकता बनी रहती है। ठीक है, नागरिकता आपकी नहीं छीनी जाएगी, ये बताया गया था आर्टिकल 10 में। और आर्टिकल 11 कहता है, अनुच्छेद 11, कि जो नागरिकता है इस पे कानून बनाने का जो अधिकार है ये सिर्फ संसद को प्राप्त है। संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो ये इसमें जनरली बताया गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और जानते हैं। नागरिकता में सबसे पहले एक अधिनियम लाया गया 1955 में। ये अधिनियम क्या था कि आपको नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त हो सकती है। पहला है जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पर मतलब अगर किसी का भी जन्म अगर भारत में हो गया तो उसको नागरिकता भारत की दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल है, ये जो मतलब है तरीका, ये तरीका गलत था शुरुआत में और काफ़ी दिनों तक के चलता रहा। लेकिन बाद में 1986 में इसमें बदलाव किया गया। इसमें कहा गया कि नहीं, सिर्फ भारत में जन्म होने पर नहीं माना जाएगा, आपका ये भी होना चाहिए कि आपके माता या पिता कोई एक भारतीय होना चाहिए, तब आपको जो है नागरिकता दी जाएगी भारत का। ये भी चलता रहा। लेकिन 2003 में फिर से बदलाव किया गया, कहा गया कि नहीं, दोनों की नागरिकता वैलिड होनी चाहिए, मतलब मान्य होनी चाहिए। ठीक है, ये होना भी ज़रूरी है। हो सकता है कि आपने इनवैलिड आपकी नागरिकता हो, आपने फर्जी तरीके से भारत में एंट्री लिया हो, ऐसे किया हो, तो उस सिनारियो में भी आपके बच्चों को जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये बात बताई गई थी सन 2003 में। चाहे एक की नागरिकता अगर वैलिड भी है माता का या पिता का, लेकिन दूसरे का नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। ये 2003 में किया गया प्रावधान। दूसरा तरीका था वंश के आधार पे। वंश के आधार पर जिसके पिता का इंडियन होना चाहिए था, ऐसा बोला गया था। वंश के आधार पर जैसे कि हम सब आप लोगों को मिली है, मैक्सिमम लोगों को, मतलब किसी किसी को हो सकता है कि किसी और तरीके से मिला हो, पर मैक्सिमम लोग की नागरिकता इसी बेस पे होती है कि हमारे माता पिता इंडियन है तो हम भी इंडियन है, राइट। जन्म के आधार पे हमें मिल गया यहाँ पे, वंश के आधार पे कि हमारे माता पिता इंडियन थे तो हम भी तो इंडियन ही हुए ना, इस तरह से। तो इसमें शुरुआत में था कि सिर्फ पिता का इंडियन होना जरूरी था, लेकिन 1992 में महिलाओं को भी इसमें हक दे दिया गया और माता पिता दोनों भी कर सकते हैं। कि महिलाएं कोर्ट चली गई तो कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, ये दोनों को करना जरूरी है, क्योंकि हमारे संविधान का आर्टिकल 14 से 18 कहता है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो फिर यहाँ पे असमानता हो रही थी, पिता को ही क्यों, माता को क्यों नहीं। ठीक है, और बात सही भी है, ठीक है, माता को भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बेस पे क्या हुआ कि महिलाओं को भी मिल गया यहाँ पे। और फिर इसके हिसाब तब से क्या होता है कि 1992 से माता या पिता में से कोई भी अगर इंडियन है तो उसको दे दिया जाता था, अभी भी दे दिया जाता है, मतलब नागरिकता। तीसरा है रजिस्ट्रेशन करके, पंजीकरण करके। इसमें क्या था कि आप शुरुआत में कि अगर आप 6 महीने भारत में बिता लिए ना तो भी आपको नागरिकता मिल जाती थी। शुरुआत में तो ऐसा था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया, चेंजेस किए गए और इसमें किया गया कि नहीं, आपको 7 साल कम से कम भारत में रहना होगा, फिर आपको अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और फिर गवर्नमेंट चाहे, यानी कि होम मिनिस्ट्री चाहे, गृह मंत्रालय, तो आपको नागरिकता देगी या नहीं देगी उसकी मर्जी। इस तरीके से इसमें किया गया। ठीक है, तो अगला तरीका है हमारे पास, चौथा तरीका, वो है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब है देसीकरण। ये तरीका भी यहाँ पे दिया गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कला में, विज्ञान में या चिकित्सा में काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी मतलब अच्छे से काम करता है, इंडिया में रहता है, वो विदेश का है। और ये भी हो सकता है कि उसने 10 साल करीब भारत में बिता लिया, ये भी होना ज़रूरी है। और कोई भी उसको एक भारतीय भाषा आती हो, जैसे भारत में अपनी 8वीं अनुसूची है ना, लिस्ट नंबर 8, उसमें शुरुआत में 14 भाषाएँ थी, अब कितनी हो गई है, 22 भाषाएँ हो गई हैं। इसके लिए संशोधन किया गया, एक इस बार संशोधन किया गया, इसमें एक सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। कौन सी, सिंधी भाषा को। ठीक है, पहले शुरुआत में 14 थी, 15 हो गई सिंधी भाषा को जोड़ने के बाद। फिर संशोधन किया गया 71 नंबर का, इसमें जोड़ दिया गया 3 भाषाओं को, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसमें अब कितनी हो गई, 14, एक 15 और 3, 16, 17, 18 हो गई। अब 4 भाषाएं जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन में, और इसमें जोड़ दिया गया 4 भाषाओं को। कौन कौन सा, बोरो, डेगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये झारखंड में बोली जाती है संथाली, मैथिली बोली जाती है यहाँ पे बिहार में, और बोडो बोला जाता है असम में, और डेगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर के इलाके में। ठीक है, तो इस तरीके से
कितनी भाषाएं कर दी गई? 22। उस 22 भाषा में से किसी एक भाषा का आना भी जरूरी है, तब सामने वाला इसके लिए कोशिश कर सकता है कि उसको नागरिकता दी जाए। ठीक है, सरकार को अगर लगता है कि दे देंगे तो देगी, वरना फिर नहीं देगी, उसकी मर्जी है। लेकिन ये कम से कम चीज़ें पूरी होनी चाहिए। ध्यान रखना कि हमारे संविधान में अंग्रेजी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, साथ ही साथ राजस्थानी नहीं है, हरियाणवी नहीं है। इन भाषाओं को संविधान में नहीं रखा गया है। ठीक है, 22 भाषाओं में जो भाषाएं हैं वो इस तरह से हैं, जो हमने अभी तो 8 तो देख ही लिया था, बाकी और भी भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मणिपुरी, मैथिली, ये सब भाषाएं हैं। ठीक है, इसके सिवाय अब क्या है यहाँ पे कि 5वां तरीका वो है अर्जित भूमि के हिसाब से। जैसे सिक्किम का हुआ था कि जैसे ही सिक्किम भारत का पार्ट बना, पूरे वहाँ के सब लोग बन गए। मानिए कि यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, अब यहाँ पे सिंध प्रांत है पाकिस्तान का। अगर कल को ये, ऐसे तो खैर इंडिया करेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि कल को अगर इंडिया में आ जाते हैं तो यहाँ का सब लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, भारत के नागरिक बन जाएंगे अपने आप। किस आधार पे? अर्जित भूमि के आधार पे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए था। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये तरीके तो थे। अब नागरिकता तो 5 तरीके से मिल सकती है आपको। अब समाप्त कैसे हो सकती है ये भी देख लीजिए। समाप्त 3 तरीके से हो सकती है। या तो आप विदेश की नागरिकता लेके भारत की नागरिकता त्याग कर दो, आर्टिकल 9 में था ये, है ना। अगला है कि आपकी नागरिकता बर्खास्त की जा सकती है। अगर हो सकता है कि आपने नागरिकता फ्रॉड तरीके से लिया है, उस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी, वो चीज़ें वैसे कर दिया जाएगा। या फिर आपको नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। आप क्या कैसे हो गए हैं, आप पागल हो गए हैं, आतंकवादी बन गए हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें भी वहाँ पे किया जा सकता है। तो ये बात उसमें बताई गई है। ये 3 तरीके से आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब इसके बारे में एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू क्या क्या है इसमें। पहले हमने ये जाना कि सबसे पहले नागरिकता का बात किसने किया था, और अरस्तू ने किया था। ये कहाँ से थे? ग्रीक से थे, और ग्रीक की राजधानी एथेंस है और एक यूरोपियन कंट्री है, और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। अगला है कि हमने नागरिकता किस देश से लिया है? ब्रिटेन से। यहाँ एक हरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, और यूएसए में डबल जो है नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि सबसे पहले जो संशोधन हुआ 1986 में हुआ, लेकिन जो अधिनियम सबसे पहले आया था वो आया था 1955 में आया था। और नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं, और नागरिकता खो जाएगा आपका 3 तरीके से। ये बात भी हमने जान लिया। थोड़ा सा हम एनआरआई के बारे में जान लेते हैं। ये जो एनआरआई होते हैं इनको बोलते हैं नॉन रेसिडेंस इंडियन। ऐसे लोग जो कि जिनका रेसिडेंस भारत में नहीं है, भारत में रहते नहीं हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 6 माह तक भारत से बाहर है, उसको एनआरआई बोला जाएगा। लगातार 6 महीने से बाहर है, मतलब उस व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी काम से बाहर हो, पढ़ाई के पर्पज़ से हो, जॉब के पर्पज़ से हो, या फिर किसी और पर्पज़ से गया हो, लेकिन अगर ऐसे गया है तो उसको क्या बोलेंगे? एनआरआई बोलेंगे, नॉन रेसिडेंस इंडियन। ठीक है, जनरली आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है अपने पास पीआईओ वर्ड, थोड़ा सा जान लेते हैं इसको। पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये क्या होते थे? जिनके पेरेंट्स इंडिया के थे ना पहले, और उनके बच्चे जो हैं, उनकी जो नई जनरेशन है, उनको बोले जाते थे। ठीक है, या फिर पहले जो इंडिया के थे और फिर उन्होंने किसी और देश की नागरिकता अपना ली, उन लोगों के। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या किया गया कि बोला गया कि आप आओ इंडिया में, और ये आते थे तो इनको हर 6 माह पे ना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। कहाँ पे जाके? FRRO ऑफिस में जाके। लेकिन मोदी जी ने 2015 में इसे ख़त्म कर दिया, और ये अब पीआईओ ख़त्म ही हो गया है। अब इसकी जगह पे क्या है? OCI। इसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे लोगों को क्या फ़ायदा होता है कि वीज़ा नहीं लेना पड़ता है। हर देश में जाते तो वीज़ा लेते हैं ना, एक तो वीज़ा नहीं लेना पड़ता है, FRRO ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, हर 6 महीने पे चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के लिए ये अलाउ नहीं है, उनको ये नहीं दिया गया है, ये OCI वाली फैसिलिटी। राइट, OCI वाली कार्ड कैसी होती है अभी हमने देखा ही था, एक बार फिर से देखते हैं। ये है OCI कार्ड, राइट, जो इस तरह से आपको कार्ड दी जाती है। ठीक है, तो ये कार्ड है, तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर नागरिकता भी अपना ख़त्म हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मूल अधिकार को, जिसमें देखना है हमें भाग 3 में। तो तब तक आप इस सब को रिवाइज कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।